अध्याय 261 कल ली युनकी उसे व्यक्तिगत रूप से लेने आएगी। डिंग हाओ के चेहरे पर अजीब भाव दिखा। एक पंजीकृत शिष्य, वह ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का एक विशिष्ट शिष्य भी है। बिल्कुल, गाओ फैंग ने सोचा कि डिंग हाओ भी थोड़ा असहज था और कड़वाहट से कहना जारी रखा। और ऐसा कहा जाता है कि ली युनकी ने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय की 5 अकादमियों की दूसरी प्रतियोगिता में अच्छा स्थान जीता था और इसलिए उसे पुरस्कृत किया गया था। इन 2 दिनों में वह किंग रिवर टाउन लौट आया। मुझे डर है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत रूप से वैली विलेज में गांव जुएर को उठाना चाहेगा। जैसे ही गांव के मुखिया ने इस बारे में बात की, हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय, ये शीर्ष पर अस्तित्व था। कई मील के भीतर के आस पास के लोगों के लिए तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय वास्तव में सम्राट की तरह शीर्ष पर अस्तित्व था। यहां तक कि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के एक अज्ञात पंजीकृत शिष्य की स्थिति भी उत्कृष्ट थी। ऐसा शिष्य सम्राट द्वारा नियुक्त एक शाही दूत की तरह था और वैली विलेज जैसी छोटी शक्ति जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकती थी। यदि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का छोटा प्रतिभाशाली व्यक्ति ली युनकी स्वयं लड़की को लेने आता, तो घाटी गांव को सामान्य हित के लिए समझौता करने हेतु गांव जुएर को सौंपना पड़ता। ग्रामीणों की नजर में असाधारण शक्ति के बावजूद डिंग हाओ तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के अति अस्तित्व का विरोध करने में असमर्थ था। गांव जुएर छोटी थी, लेकिन गांव वालों की नजरों से वह भी समझ गई थी कि अगर ली युनकी नाम का वह आदमी खुद उसे लेने आया, तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए वह डर गई और उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। उसने अनजाने में डिंग हाओ की आस्तीन खींच ली, क्योंकि आने वाले तूफान का सामना करने वाली एक छोटी सी बत्तख कितनी दयनीय थी। डिंग हाओ ने छोटी लड़की के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। वैली गांव से 3 या 4 किलोमीटर दूर तक ली युनयांग ने सांस लेने के लिए रुकने का साहस नहीं किया। पीछे चलने वाले योद्धाओं की भी सांस फूलने लगी। दूसरे गुरु, क्या हम इसी तरह वापस चलें? एक अनुयायी ने थोड़ी अनिच्छा से पूछा। सच कहूं तो, जब से उन्होंने किंग रिवर टाउन में शक्ति और पद प्राप्त किया है, हर बार जब वे बाहर जाते हैं, तो वे हमेशा दूसरों के सामने घमंड से पेश आते हैं और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज वे अनजान घाटी गांव में मुसीबत में पड़ गए। जब ली युनयांग ने इसके बारे में सोचा, तो उसे शर्म महसूस हुई। हालांकि वह रहस्यमय किशोर वास्तव में शक्तिशाली था और लोगों को इतना भयानक महसूस कराता था कि वे उससे भिड़ने का जरा भी विचार नहीं कर सकते थे। वह आदमी एक मास्टर है। ली युनयांग अभी भी सदमे से पीड़ित था, एक मास्टर जिसने बहुत से लोगों को मार डाला था। हम उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, और मुझे लगता है कि उसे लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम परेशानी पैदा करना जारी रखते हैं, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के हमें मार देगा। लानत है, कौन जानता है कि वैली विलेज को ऐसा राक्षस किस जगह से मिला, कुछ अनुयायियों ने शाप देते हुए कहा। क्या हम उसे इतना अहंकारी बनने देंगे? कोई व्यक्ति क्रोधित और असहज था। ली युनयांग ने गुस्से में दांत पीसते हुए एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, यह इतना आसान नहीं है। हे, मेरा 5वां छोटा भाई युनकी कल ही शहर लौटा है। उसे कल लड़की को लेने के लिए वैली विलेज जाने दो, और मुझे यकीन है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हाँ, अगर 5वां मास्टर खुद वैली विलेज चला जाए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वैली विलेज तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि 5वें गुरु ने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के पंजीकृत शिष्यों के लिए 5 अकादमियों के बीच दूसरी प्रतियोगिता में जीत हासिल की। कल वह आदमी मुसीबत में पड़ जाएगा। 5वें गुरु को उस आदमी के साथ हिसाब बराबर करने दो। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने हमारे किंग रिवर टाउन के चेहरे का खंडन करने की हिम्मत की, और वह मरने के बाद भी मौत का जादू नहीं सीख पाएगा। हाँ, मैं उस घमंडी आदमी को 5वें मास्टर के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ। जैसे ही उसने सोचा कि तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के शिष्य ली युनकी स्वयं कल वैली गांव जाएंगे, ली युनयांग और उनके अनुयायी दोनों उत्साहित महसूस कर रहे थे, ताकि वे जल्दी से समय बीतने की लालसा करें और वे वैली गांव वापस जाने के रास्ते पर हों।
अल्पविराम 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 ली यूनयांग और उसके अनुयायियों द्वारा उत्पन्न परेशानी से परेशान होकर डिंग हाओ हमेशा की तरह शिलालेखों की खेती करने के लिए घाटी गांव से बाहर बर्फ के मैदान में चले गए। कई दिनों तक कड़ी मेहनत और अध्ययन करने के बाद और कुछ शिलालेख गुरुओं द्वारा दिए गए निर्देशों के अलावा डिंग हाओ ने विमान में संभोग करने जितनी तेजी से प्रगति की थी, ऐसा कार्य विमान के 1000 ली से अधिक उड़ान भरने पर समाप्त हो सकता था। वह स्मृति से जटिल शब्द रूप को धारा प्रवाह सुना सकता था। पिछले जीवन में पृथ्वी के चीनी अक्षरों में कविताओं को ध्यान में रखते हुए अंततः डिंग हाओ अपने स्वयं के शिलालेखों को चित्रित करने में सक्षम था। ये तारे कल रात के नहीं हैं, जिनके लिए वे आधी रात को हवा में खड़े थे। जंग लगी तलवार को उड़ते हुए लहराते हुए डिंग हाओ ने एक ही बार में बर्फ पर यह प्रसिद्ध कविता उकेर दी। अंतिम समापन के क्षण में एक अजीब सी महत्वपूर्ण शक्ति धीरे धीरे घूम रही थी। धूप में बर्फ में 14 चीनी अक्षरों के स्ट्रोक में प्रकाश की एक हल्की सी झलक दिख रही थी, जो संघनित तो थी लेकिन खोजी नहीं गई थी। ठीक है लिटिल चैप डिंग, आखिरकार तुम अपना खुद का शिलालेख चित्रित कर सकते हो। वे 14 शिलालेख पैटर्न अब बने हुए शिलालेख बन गए हैं, लेकिन बहुत घमंडी मत बनो। शिलालेखों के सार के बारे में तुम्हारी समझ अभी भी उथली अवस्था में है। हमारे सामने जो 14 शिलालेख हैं, वे सिर्फ संक्षिप्त हैं, लेकिन उनका अन्वेषण नहीं किया गया है। उनमें निहित बल और विचार कम शक्ति के साथ शुद्ध नहीं है। जब तक तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी उन शिलालेखों को नोटिस करता है, वह उन्हें नष्ट कर सकता है। तलवार मास्टर ने कुछ टिप्पणियां की। डिंग हाओ को ऐसी कठोर टिप्पणियों की आदत हो गई थी। जहां तक नफरत करने की क्षमता की बात है, तलवार मास्टर एक बूढ़ा राक्षस अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन काले पेट वाले आदमी वांग ज्यूफेंग की तुलना में वह बहुत पीछे था। डिंग हाओ को लंबे समय से इसकी आदत थी। वास्तव में डिंग हाओ स्वयं बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि परिचय से लेकर अन्य शिलालेखकारों को पूरा शिलालेख चित्रित करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा, लेकिन अब उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति की थी और वास्तव में यह उन चीनी अक्षरों की वजह से था। पिछले जीवन में कई हजार वर्षों तक पृथ्वी के विकास और विकास के बाद चीनी वर्ण प्रणाली बहुत पूर्ण हो गई थी। एक प्रेरक शक्ति के रूप में शिलालेख तकनीक के साथ दुनिया में शक्ति ज्वार को ट्रिगर करना आसान होगा, क्योंकि चीनी वर्ण को शिलालेख के रूप में दर्शाया गया था। इसके अलावा डिंग हाओ ने हाल ही में लगातार खोजबीन के बाद आश्चर्य से देखा कि आम चीनी अक्षरों को अव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उन्हें एक वाक्य में व्यवस्थित किया जाता है, तो स्वर्ग और पृथ्वी में शक्ति को सक्रिय करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर उन अक्षरों को हजारों सालों से प्रचलित कविताओं या 4 अक्षर वाले मुहावरों में व्यवस्थित किया जाता, तो संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती और शक्ति बढ़ जाती। क्या ये हजारों सालों से प्रचलित उन कविताओं के सार के कारण है? और तो और, क्या यह उस संक्षिप्तता के कारण है जो गुप्त रूप से शिलालेखों के सार की आवश्यकता को पूरा करती है, इसलिए इतना उत्कृष्ट प्रभाव पैदा होता है? चुपके से डिंग हाओ ने अनुमान लगाया। विचारों के प्रवाह के साथ ही दिव्य जागरूकता के तहत वे 14 चीनी अक्षर सक्रिय हो गए। धमाका! एक ही समय में 14 विस्फोट हुए। इस बार उत्पन्न ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह 5 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र के योद्धा के प्रहार का पूरी ताकत से मुकाबला कर सकती थी। शिलालेख इतना सरल नहीं है, और आपको भविष्य में इसके बारे में पता चल जाएगा। तलवार मास्टर तुरंत हवा में चले गए जब उन्होंने देखा कि डिंग हाओ ने कई दिनों तक उनके निर्देशन में उपलब्धियां हासिल की थीं। डिंग हाओ ने उस पर ध्यान दिए बिना बर्फ के मैदान में शिलालेखों का चित्रण जारी रखा, उनके तुकांत अर्थ को समझा और चीनी अक्षरों में प्रसिद्ध कविताओं और शिलालेखों के बीच लगातार संगति और प्रतिध्वनि की खोज की। चूंकि डिंग हाओ ने चीनी अक्षरों के शिलालेखों का रास्ता अपनाने का फैसला किया था, इसलिए उसे उनके रहस्य को समझना चाहिए और उनकी ताकत और कमजोरी को जानना चाहिए। अध्याय 262 उसे जंग लगी तलवार दिखाओ। बहुत जल्द ही 1 और आधा दिन बीत गया। आसपास के 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में जमी बर्फ को डिंग हाओ ने पूरी तरह से चित्रित कर दिया था। लिटिल चैप डिंग वास्तव में एक प्रतिभाशाली राक्षस है, लेकिन उसका प्रयास और भी अधिक आश्चर्यजनक है। वह 6 दिनों के भीतर एक रैंक शिलालेख में महारत हासिल करने में सक्षम है, जो उसकी दैनिक लगभग नींद रहित साधना पर आधारित है। दूसरों ने बस उसकी ताकत में बेतहाशा वृद्धि देखी है, लेकिन उन्होंने लिटिल चैप डिंग द्वारा इस उपलब्धि के पीछे किए गए पसीने और कड़ी मेहनत पर ध्यान नहीं दिया है।
यहां तक कि तलवार मास्टर भी डिंग हाओ की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यह सच है कि यह लड़का प्रतिभाशाली है और कड़ी मेहनत करने को तैयार है, और वह भाग्यशाली भी है। जब तक वह 3 साल बाद म्यूतियान यान को हरा देता है, वह एक ब्लॉकबस्टर बना सकता है और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है। छोटे तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय और स्नो प्रांत ऐसी प्रतिभा को सीमित नहीं कर सकते, शायद ही कभी कृपाण मास्टर तलवार मास्टर से असहमत नहीं हुआ हो। बहुत जल्द ही 4 घंटे और बीत गए। चिंतन की अवस्था में डिंग हाओ ने बर्फ पर चीनी अक्षरों के शिलालेखों को चित्रित किया। उसने अपनी बहुत अधिक ताकत खर्च कर दी। इस समय वह पहले से ही पसीने से तर था। अत्यधिक गहन व्यायाम के कारण उसकी एक जोड़ी भुजाएं सूज गई थी और वह लगभग बेहोश हो गया था। बर्फ में पैर मोड़कर बैठकर और प्राण ऊर्जा के 36 बड़े चक्रों में क्यूई चलाकर उन्होंने पूरे शरीर की थकावट दूर कर दी। चूंकि तुमने खुद ही शब्द रूप और शब्द व्याकरण बनाया है, इसलिए तुमने शिलालेखों का मार्ग चुना है जो तुम्हारा है, इसलिए मैं तुम्हें अब पुरानी चीजें नहीं सिखाऊंगा। जब डिंग हाओ पूरी तरह से ठीक हो गया, तो तलवार मास्टर ने धीरे से कहा, अब तुम्हें कुशलता से शब्द इच्छा में महारत हासिल करने की जरूरत है। मैं तुम्हें 7 आध्यात्मिक निहितार्थों के रहस्यमय सूत्र का एक सेट सिखाऊंगा, और यह विशेष रूप से चेतना के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साधना विधियों का एक सेट है। दिन और रात की साधना आपकी चेतना को अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बना सकती है। एक शिलालेखकार के लिए शक्तिशाली चेतना उसे अपनी इच्छानुसार शब्द इच्छा दे सकती है। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का संचार करने में सक्षम है। इस बीच उंगलियों और बाहों की तरह इसका उपयोग शिलालेखों की ताकत को चलाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये तलवार के इरादे और कृपाण के इरादे की आपकी साधना के लिए भी फायदेमंद है। 7 आध्यात्मिक निहितार्थों का रहस्यमय सूत्र। ये साधना पद्धति किस श्रेणी में आती है? डिंग हाओ ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा। हा, अगर मैंने कहा कि यह एक ईश्वर स्तरीय साधना सूत्र है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? तलवार मास्टर ने डिंग हाओ को अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया। भूतों को इस पर विश्वास है, डिंग हाओ ने दांत पीसते हुए मजाक किया। भगवान, स्तर की साधना का सूत्र सड़क किनारे की गोभी नहीं था। स्नो प्रांत या उत्तरी जंगल क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अनंत की भूमि में भी वहां बहुत सारे भगवान स्तर के सूत्र नहीं थे। हालांकि तलवार मास्टर की उत्पत्ति रहस्यमय थी, डिंग हाओ को विश्वास नहीं था कि उसने भगवान स्तर के सूत्र में महारत हासिल कर ली है। हाँ, ये सही है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते। तलवार मास्टर हंसे और 7 आध्यात्मिक निहितार्थों के रहस्यमय सूत्र के साधना विधि मंत्र को सिखाना शुरू कर दिया। डिंग हाओ ने भी मजाक करने का इरादा छोड़ दिया और साधना विधि मंत्र को ध्यान से याद किया और उसे समझा। सूर्यास्त तक डिंग हाओ सूत्र को याद कर सकता था। तलवार मास्टर के स्पष्टीकरण के तहत डिंग हाओ सूत्र को अच्छी तरह से समझ सकता था। घाटी गांव के बाहर यह बर्फ का मैदान उस युवक की साधना में कठिनाइयों का गवाह था, और साथ ही वह असाधारण समय भी था जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ताकतवर बनने का रास्ता अपनाया। जब बर्फबारी और भी तेज हो गई, तो डिंग हाओ गांव लौट आया। अल्पविराम। 10 सेकेंड डे। डिंग हाओ ने कल रात 4 घंटे से भी कम समय सोया और उसने अपना सारा समय साधना करने में लगाया। सौभाग्य से जादुई कौशल के माध्यम से मानसिक साधना स्वयं शारीरिक सिद्धि की एक प्रक्रिया थी। इसके अलावा 7 आध्यात्मिक निहितार्थों के रहस्यमय सूत्र से हल्का और दिव्य जागरूकता प्रभाव अत्यंत स्पष्ट था। 2 घंटे का प्रशिक्षण 10 या 12 घंटे की नींद के बराबर था। डिंग हाओ के लिए यह बहुत अच्छी खबर थी, जिसका अर्थ था कि वह बिना सोए भी साधना कर सकता था। जब डिंग हाओ ने नाश्ता किया तो उसने ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता और घबराहट देखी। छोटी लड़की गाओ जुए डिंग हाओ को उत्सुकता से देख रही थी और आशा कर रही थी कि डिंग हाओ उसकी किस्मत बदल देगा, जैसा कि उसने कल कहा था। डिंग हाओ जानता था कि उसके लिए और बात करना अनावश्यक था, इसलिए नाश्ते के बाद कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जंग लगी तलवार को अपने भंडारण की अंगूठी से बाहर निकाला, गाओ जुएर को अपने पास आने के लिए इशारा किया और तलवार उसे दे दी और कहा, जब किंग रिवर टाउन के लोग बाद में आएंगे, तो आप उन्हें तलवार दिखा सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करके डिंग हाओ वहां से चला गया और खेती के लिए पत्थर की इमारत में लौट आया।
घाटी गांव के ग्रामीण असमंजस में थे कि क्या करें, और वे गांव जुएर के हाथों में जंग लगी तलवार को घूरते रहे जो कूड़े के ढेर से मिली हुई लग रही थी, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि जंग लगी तलवार क्या ला सकती है, और उन्हें नहीं पता था कि वन स्वॉर्ड की चेन जानबूझकर क्या रहस्य बना रहा था। ये जान लेना चाहिए कि आज जो लोग गांव जुएर को ले जाने के लिए गांव में आ रहे थे, वे तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय के छोटे प्रतिभाशाली ली युनकी थे। क्या जंग लगी तलवार जो टूटी हुई लग रही थी, कभी भी कोई भूमिका निभा सकती है? कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि क्या वन स्वॉर्ड क्वीचेंग भयभीत था, उसने ली युनकी का सामना करने की हिम्मत नहीं की और उसे बेवकूफ बनाने के लिए ली युनकी को जंग लगी तलवार दिखा दी। हो सकता है कि ली युनकी के आने से पहले वन स्वॉर्ड किचेंग भाग गया हो। गांव के मुखिया गाओ फैंग और बुजुर्ग गाओ लिन अनिश्चित थे। इस मामले पर विचार करते हुए उन्होंने माना कि कोई भी व्यक्ति जंग लगी तलवार के लिए प्रसिद्ध नहीं था, और ऐसा कोई संप्रदाय नहीं था जो अपनी जंग लगी तलवार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो। वन स्वॉर्ड किचेन को इतना यकीन क्यों था? इसके अलावा वह तलवार चलाने की तकनीक में माहिर था, उसने तलवार क्यों ली? परिणाम स्वरूप सभी लोग अधिक चिंतित हो गए। केवल छोटी लड़की गाओजुए ही दृढ़ आंखों से डिंग हाओ पर पूरा भरोसा कर रही थी, क्योंकि वह जंग लगी तलवार पकड़े हुए थी। लोगों के संशय में धीरे धीरे समय बीतता गया। अंततः सूर्य बहुत ऊपर चढ़ आया। वे आ रहे हैं, किंग नदी शहर से लोग आ रहे हैं, टावर पर खड़े युवा लोग तूफान में बत्तखों की तरह चिल्लाए। गाओ फैंग और अन्य लोग जल्दी से बर्फ के क्रिस्टल की दीवार पर चढ़ गए और बाहर देखने लगे। गांव के बाहर चीख पुकार मची हुई थी। करीब 100 लोगों की टोली धीरे धीरे बर्फ से ढकी पहाड़ी सड़कों से आ रही थी। वे घंटियां और ढोल बजा रहे थे, रंगीन कपड़े पहने हुए थे। 10 लाल रंग की गाड़ियों को सभी लंबे और मजबूत घोड़ों द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, और 40 से अधिक लाल कवचधारी शूरवीर असाधारण तरीके से अच्छे स्वास्थ्य में थे। वे महाशक्ति बनने के हकदार थे। वैली विलेज का ऐसा प्रभावशाली अंदाज नहीं हो सकता था, भले ही उसने लॉकर में आखिरी शॉट छोड़ दिया हो। जल्द ही टीम गांव में आ गई। गेट बहुत पहले ही खुल चुके थे, और गांव फैंग और अन्य लोगों ने उन लोगों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से समूह का अभिवादन किया और गांव में उनका स्वागत किया। ली यूनयांग जो कल डिंग हाउ से बुरी तरह डर गया था, वह भी टीम में था और फिर से घमंडी हो गया। वह भीड़ में डिंग हाउ को खोजने के लिए बहुत अधीर था और उसे ढूंढने में विफल रहा। ली यूनयांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह आदमी कहाँ है, जैसे कि कल धरती पर कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। उसे आने के लिए कहो। मैं देखना चाहता हूं कि वह एक अज्ञात दुष्ट साधक के रूप में मेरे 5वें छोटे भाई के सामने अभी भी घमंडी होने की हिम्मत करता है या नहीं। ली यूनयान के बगल में एक किशोर खड़ा था जो हरे रंग की शर्ट पहने था और कमर पर एक लंबी तलवार लटकाए हुए था। वह लगभग 14 या 15 साल का लग रहा था। उसका चेहरा सामान्य था और उसकी भौहें तलवार के आकार की और तिरछी थीं। वह युवक सुंदर नहीं था, लेकिन वह वीर भावना और उत्कृष्ट स्वभाव के साथ चेहरे पर भाव के बिना दूसरों से सिर और कंधे ऊपर खड़ा था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वह कोई दुष्ट साधक नहीं था, बल्कि किसी संप्रदाय का प्रतिभाशाली शिष्य था। अध्याय 263 तलवार कहां से आई? यह तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के 5वें गुरु श्री ली का प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। गाओ फैंग मुस्कुराया और अपने सीने के सामने एक हाथ से दूसरे हाथ को मोड़कर प्रणाम किया। किशोर ने उसकी ओर नहीं देखा, उसकी आंखें बिना किसी फोकस के पूरे गांव में घूम रही थीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसके चेहरे पर घृणित और अधीर भाव को छिपाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर बैठा सम्राट किसी गंदी और बदबूदार बस्ती में आ गया हो। वह इन भिखारियों से एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। गाओ फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया। गाओ उपनाम वाले, तुम्हें ऐसी पाखंडी बातें करना बंद कर देना चाहिए। हे, मेरा 5वां छोटा भाई आज तुम्हारी बेटी को लेने आ रहा है। कैसा रहेगा? तुम्हारी बेटी अभी कहाँ है? उससे कहो कि जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चले। वह छोटा बदमाश साधक कहाँ है जो अनुभवहीन है? उससे कहो कि जल्दी से बाहर आकर मेरे अपने दूसरे गुरु के सामने झुके और स्वीकार करे कि वह गलत था। कल की गलती के लिए उसे माफ कर दिया जाएगा। ये गाओ फैंग के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव दिखा। चेहरा अचानक उदास हो जाने के साथ ली यूनयांग ने ठंडे स्वर में कहा, अच्छा, क्या तुम मना करना चाहती हो?
इज्जत बचाने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार मत करो। वीर बालक ने भी भौहें सिकोड़कर थोड़ा अधीर होकर कहा, दूसरे बड़े भाई, मैं जल्दी में हूं। ली यूनयांग ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, चिंता मत करो मेरे छोटे भाई, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अपनी बात खत्म करने के बाद ली यूनयांग का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गाओ फैंग की ओर देखा और शांति से कहा, क्या आपने सुना मिस्टर गाओ? टालमटोल करना बंद करें, अन्यथा मेरी अशिष्टता के लिए मुझे दोष न दें। गाओ फैंग और गाओ लिन ने एक दूसरे को दिल में आह भरते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वे अब समय के साथ नहीं खेल सकते थे, इसलिए वे नियति को स्वीकार करना चाहते थे और सहमत होने का इरादा रखते थे। लेकिन इस समय मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, बगल से एक तीखी और बचकानी आवाज आई। यह देखा गया कि गाओ जुएर एक जंग लगी तलवार पकड़े हुए था और धीरे धीरे आया। गाओ फैंग और गाओ लिन ने गाओ जुएर को देखा और वे गुस्से से भर गए और दिल में कहा कि यह उसके लिए परेशानी खड़ी करने का उचित समय नहीं था। जंग लगी तलवार कुछ भी नहीं समझा सकती। शायद यह वन स्वॉर्ड किचन था जो जानबूझकर कुछ रहस्यमय बना रहा था। हालांकि अंतरतम उम्मीद और विश्वास की आखिरी झलक जो उन्होंने इन दिनों डिंग हाउ में बनाई थी, उन्हें लड़की पर चिल्लाने और उसे रोकने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ली यूनयांग ने अपना सिर घुमाया और गाओ जुएर को देखा। वह मुस्कुराया और बोला, अरे क्या ये हमारी दुल्हन नहीं है? अरे छोटी लड़की, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम शादी करने जा रही हो। तुम अभी भी कचरा क्यों पकड़े हुए हो? जब तुम बाद में ली परिवार की सदस्य बनोगी तो मैं, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हें खेलने के लिए एक लंबी सख्त स्टील की तलवार दूंगा। इस तलवार को ध्यान से देखो। इसके मालिक ने कहा था कि जब तुम इस तलवार को देखोगे तो अपना मन बदल लोगे। गाओ जुएर ने अपने दांत पीसते हुए कहा और वह इस समय बेहद घबराई हुई थी। आखिरकार वह सिर्फ एक किशोरी थी। किंग नदी शहर के क्रूर शूरवीरों का सामना करते हुए वह डर गई थी। इसके अलावा शीर्ष पर तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का एक शिष्य था। उसकी आवाज कांपने के साथ साथ उसका सुंदर शरीर भी हिलने से नहीं बच सका। उसने जंग लगी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया, मानो ठंडक का एहसास उसे और अधिक साहस दे सकेगा। तलवार, ये टूटा हुआ कचरा तलवार है। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है भाइयों, ऐसी तलवार देखने के लिए आओ। हा हा हा, क्या तुमने कभी ऐसी तलवार देखी है? ली यूनयांग हंसने से खुद को रोक नहीं सका। यह क्या बकवास है? क्या तुम इसे निकालकर खुद को बेवकूफ बनाने की हिम्मत करोगे? यह मेरे पिछवाड़े में जलाओ लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी जितनी अच्छी नहीं है। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि यह तलवार है? आह हा हा हा, भले ही यह बमुश्किल तलवार हो। अरे इतनी फटी हुई तलवार का मालिक कोई गरीब आदमी ही होगा, और वह ऐसी तलवार दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या उसके सिर पर लात मारी गई है? किंग नदी के शहर के शूरवीरों ने इतना हंसा कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बहुत मजेदार था कि गाओ जुए ने लोगों को इतनी घटिया तलवार दिखाने की हिम्मत की। उसने बिना किसी शर्म के ये भी कहा कि तलवार देखकर वे अपना विचार बदल देंगे। एक पागल आदमी भी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, छोटी लड़की, जल्दी से वापस जाओ और अपने कपड़े बदल लो। मैं, तुम्हारा दूसरा मालिक, तुम्हारे साथ बकवास करने का समय नहीं रखता। मेरे बड़े भाई को किंग रिवर टाउन में एक बड़ा भोज देना है। वहां लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, ली यूनयांग ने अधीरता से कहा। गाओ फैंग, गाओ लिन और अन्य लोगों ने अपने दिल में विलाप किया। उम्मीद के मुताबिक वन स्वॉर्ड किचेंग बस एक रहस्य बनाने की कोशिश कर रहा था। जंग लगी तलवार कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकती थी। ओह, चलो वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। नहीं, आप कृपया ध्यान से देखें। गाओ जुएर की आंखों में चमकते आंसू घूम गए। वह पहले से ही निराशा महसूस करने लगी थी। हालांकि जब उसने डिंग हाओ की मुस्कान और शांतिपूर्ण शहर में बर्फीली रात में गर्म नूडल्स के कटोरे के बारे में सोचा, तो उसे पता नहीं था कि उसके दिल में डिंग हाओ पर उसका भरोसा क्यों दृढ़ हो गया। तुम क्या देख रही हो, छोटी लड़की? मैं, तुम्हारा दूसरा मालिक, तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं रखता। ली यूनयांग थोड़ा अधीर था। आखिरकार लड़की सिर्फ बड़े भाई की रखेल थी, और वह भाई की कानूनी पत्नी नहीं थी। उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। हालांकि अप्रत्याशित रूप से ठीक इसी क्षण
अरे, ली युनकी, जो लापरवाही से इधर उधर भाग रहा था, ने अंततः अपनी नजरें जंग लगी तलवार पर टिका दी और तुरंत भय से चिल्लाया। उनकी आवाज ने तुरंत ही सबको आकर्षित कर लिया। लोगों की नजरें ली युनकी के चेहरे पर टिकी थी और उन्होंने तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के इस अभिमानी युवक के चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य और सदमे के साथ साथ भय और घबराहट के भाव भी देखे। तुम मुझे तलवार दिखाओ, ली युनकी ने हैरानी से भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाया। उसने गाओ जुएर के हाथों में जंग लगी तलवार को गंभीरता से देखा। उसने जंग लगी तलवार ली, उसे सम्मानपूर्वक अपने हाथों में पकड़ा और ध्यान से देखा। इस समय अन्य लोगों की सोच ली युनकी के साथ तालमेल नहीं रख सकी। यह तो बस जंग लगी तलवार थी जो इतनी घिस चुकी थी कि कभी भी टूट सकती थी। क्या इसमें कोई रहस्य था? अप्रत्याशित रूप से तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के छोटे से प्रतिभाशाली व्यक्ति ने इस पर इतना ध्यान दिया। ली युनयान के चेहरे पर भाव बदल गए थे, लेकिन उसने तलवार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसकी राय में एक टूटी हुई तलवार उसके प्रतिभाशाली छोटे भाई को आश्चर्यजनक निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। लेकिन गाओ लिन और गाओ फैंग ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। ऐसे क्षण में उनके दिल हिंसक रूप से धड़कने से खुद को रोक नहीं पाए और वे कुछ और सोचने लगे। अगले ही पल, बस यही है, ये सच है। बहुत देर तक तलवार को ध्यान से देखने के बाद ली युनकी के चेहरे पर भाव और भी अधिक गरिमापूर्ण हो गए। पहले वाला अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, छोटी बहन, तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? ये भाई किचिंग ने मुझे दिया था, गाओ जुएर ने अपने आंसू पोंछे और स्पष्ट और तीखे ढंग से उत्तर दिया। ली युनकी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखा। उसने रुककर सम्मानपूर्वक जंग लगी तलवार गाओ जुएर को वापस सौंप दी। उसका चेहरा ज्यादा दयालु था। छोटी बहन, क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई किचिंग को देख सकता हूँ? ये मुझे उससे पूछना होगा, गाओ जुएर हिचकिचाया। ठीक है, अपना समय लो, मैं इंतजार करूंगा। ली युनकी बहुत शालीन दिख रही थी। जंग लगी तलवार के साथ गाओ जुएर दूर स्थित पत्थर की इमारत की ओर चलने के लिए मुड़ा। इस समय सभी को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। अध्याय 264 ली युनकी की गारंटी। ली युनकी अहंकार से विनम्रता में बदल गया, जिससे इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट हो गया। पांचवें भाई, आप इतने विनम्र क्यों हैं? ये सिर्फ जंग लगी तलवार है। क्या यह असामान्य उत्पत्ति की है? ली युनयांग अंततः खुद को रोक नहीं सका और पूछा। चुप रहो, ली युनकी चिल्लाया, मुड़ा और अपने दूसरे भाई की ओर देखा जो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता था। उसने अपने दांत काटे और कहा, याद रखो, अगर तुम हमारे किंग नदी शहर को नष्ट नहीं होने देना चाहते, तो तुम आज बात मत करो। अन्यथा अगर तुम खुद मुसीबत में पड़ गए, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ली युनयान को बहुत धक्का लगा और अब उसे मामले की गंभीरता समझ में आ गई। पांचवा छोटा भाई इस जंग लगी तलवार के मालिक से बहुत डरता था। क्या ये वाकई बहुत बड़ा शूटर था? किंग नदी शहर के वे योद्धा जो पहले डिंग हाओ का मजाक उड़ाते थे, अब डर गए थे। वे पीले पड़ गए थे, कांप रहे थे, और अब उनमें अहंकार नहीं रहा। उन्होंने अपनी सांसें रोक ली और ली युनयान के पीछे अच्छे व्यवहार से खड़े हो गए। गाओ लिन और गाओ फैंग तथा अन्य लोगों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि वे अपनी उत्तेजना को बड़ी मुश्किल से दबा पा रहे थे। ये सच है। ये पता चला कि एक कृपाण के साथ बाहर निकलना भाई वास्तव में उनसे झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में उसके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना थी। अब जब उन्होंने डिंग हाओ को अपने संदेह और अविश्वास को याद किया, तो वे बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा अजीब हो गया। आकाश में मोटी बर्फ थी और बर्फ के टुकड़े हवा के साथ ऐसे लहरा रहे थे मानो सफेद परी हवा में खुशी से नाच रही हो। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के युवा प्रतिभाशाली ली युनकी बिना किसी अधीरता के बर्फ में सम्मानपूर्वक खड़े थे। अन्य लोगों को भी बर्फ में खड़े रहने के लिए उसके साथ जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद गाओ जुएर अंततः वापस आ गया। वह उस उत्तर के साथ लौटी जिसका ली युनकी को इंतजार था। तलवार का मालिक तुम्हें पत्थर की इमारत में जाने की इजाजत देता है, लेकिन अकेले। ली युनकी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मिस जुओ। तुरंत उसने सावधानी से अपने कपड़ों को ठीक किया और अपने नीले गाउन की आस्तीन को समतल किया।
उसके बाद वह दूर स्थित पत्थर की इमारत की ओर चलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। सब लोग उसकी पीठ की ओर देखने लगे और उनकी आंखों में संदेह बढ़ता जा रहा था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, मैं सही था। ये वास्तव में आप ही हैं, सीनियर भाई डिंग। पत्थर की इमारत के अंदर ली युन की डिंग हाओ के पास आदरपूर्वक खड़ा था। उसके स्वर में पूरी श्रद्धा थी। ग्रीन शर्ट्स की पूर्वी अकादमी के सदस्य के रूप में वे वैली विलेज और किंग रिवर टाउन के लोगों की नज़र में एक उच्च विचार वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। लेकिन ली यू की खुद बहुत स्पष्ट थे कि उनके सामने इस प्रतिभाशाली युवक की तुलना में वह बहुत साधारण थे। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले 400 लोग अपने सामने खड़े इस लड़के की प्रशंसा कर रहे थे। पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट में पहली तलवार। यह उपाधि महज एक प्रशंसा नहीं थी। यह एक सम्मान था क्योंकि इसे दर्जनों लड़ाइयों में परखा गया था। अन्य शिष्य केवल ये जानते हैं कि वरिष्ठ भाई डिंग एकांत में साधना कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि आप हजारों मील की दूरी तय करके इस सुदूर गांव में आए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ली युनकी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने एक मृतक मित्र से वादा किया है कि वह इस सर्दी में इस गांव की रक्षा करेगा और यहाँ के लोगों को इस लंबी और खतरनाक सर्दी से बचने में मदद करेगा। डिंग हाओ पत्थर की इमारत की खिड़की के पास खड़ा था, चुपचाप बाहर उड़ती सफेद बर्फ और आसमान को देख रहा था। मुझे पता है, ली युनकी ने विस्तार से पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर हिलाया और कहा, हर सर्दी में यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होगी। अनगिनत मानव बस्तियां संकट में होंगी। अगर कोई संरक्षक नहीं होगा तो हर साल हजारों छोटे गांव जो वैली विलेज जितने छोटे हैं, खत्म हो जाएंगे। ली युनकी पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट में प्रथम श्रेणी के शिष्य नहीं थे, लेकिन वे हमेशा मेहनती थे और वे डिंग हाओ से साधना के बारे में कुछ सवाल पूछते थे, इसलिए उनके रिश्ते खराब नहीं थे। हालांकि डिंग हाओ के रूममेट्स वांग शियाओकी और झांग फैन को छोड़कर, जिनके डिंग हाओ के साथ घनिष्ठ संबंध थे, वे वेनेगा टीम के शुरुआती टीम सदस्य थे जो डिंग हाओ के साथ ट्रायल टेस्ट के लिए बाहर गए थे। ली युनकी शायद डिंग हाओ के दोस्त बनने के योग्य भी नहीं है। ली युनकी बहुत उत्साहित था क्योंकि उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इस जगह पर डिंग हाओ से मिल सकेगा। यदि वह डिंग हाओ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है, तो तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में लौटने के बाद वह डिंग हाओ के दोस्तों के साथ एक बंधन बनाने में सक्षम हो सकता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ली युन की आखिरकार निमंत्रण भेजने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उम्मीद थी कि डिंग हाओ किंग रिवर टाउन जा सकता है और वह मेजबान के कर्तव्यों का पालन करेगा। उसने अपनी छाती थपथपाए और वादा किया, वरिष्ठ भाई डिंग, कृपया चिंता न करें। हमारा शहर वैली विलेज की रक्षा के लिए कम से कम 50 कुलीन योद्धा भेजेगा और सभी ग्रामीण सुरक्षित रहेंगे। डिंग हाओ ने मुड़कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जूनियर भाई ली, यह आपकी बहुत मेहरबानी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग जाने कि मैं कहाँ हूँ। इसके अलावा, मैं अभी वैली विलेज नहीं छोड़ सकता और मुझे अभी भी कुछ छोटी मोटी चीजों से निपटना है। मुझे डर है कि मेरे पास किंग रिवर टाउन जाकर आपके माता पिता से मिलने का कोई मौका नहीं है। कृपया मुझे नमस्ते कहें। मुझे माफ करें। ली युनकी अपने दिल में थोड़ा निराश था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या करने जा रहे हो? कृपया मदद मांगने के लिए कभी भी बहुत दयालु मत बनो। हालांकि मेरा शहर इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास 1000 से ज्यादा योद्धा हैं। वे तुम्हारी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। डिंग हाओ ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है, एक बात है। मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सचमुच? ये बहुत बढ़िया है। ली युनकी यह सुनकर रोमांचित हो गई। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे बस पूछ लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक चीज थी जिसमें वह मदद कर सकता था। ये डिंग हाओ से दोस्ती करने का बिल्कुल अच्छा मौका था। अगर वह अच्छा करता, तो शायद उसका पूरा ली परिवार इससे फायदा उठा सकता था। इससे भी अधिक, ली युनकी के लिए डिंग हाओ के लिए काम करना एक बड़ा सम्मान था। क्या है? वरिष्ठ भाई डिंग, कृपया मुझे बताओ। मेरे शब्द आपके पास हैं। जब तक ये किया जा सकता है, पूरा किंग नदी शहर निश्चित रूप से इसे खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। ली युनकी ने गारंटी के लिए अपनी छाती थपथपाई। मैं ब्लड ड्रैगन गांव को मिटाने जा रहा हूं, डिंग हाओ ने शांति से कहा।
ब्लड ड्रैगन गांव को मिटा दो। ली यूनकी को मनोवैज्ञानिक उम्मीदें थी, लेकिन वह अभी भी हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि डिंग हाओ ऐसा कोई विचार लेकर आएगा। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय के लिए ब्लड ड्रैगन गांव सिर्फ एक चीटी थी। संप्रदाय को सिर्फ तीसरी पीढ़ी के शिष्य को भेजने की जरूरत थी और गांव एक पल में नष्ट हो जाएगा। हालांकि स्नो ड्रैगन माउंटेन के आस पास की मानव बस्तियों के लिए ब्लड ड्रैगन गांव एक भयानक हाथी था। भले ही वह और डिंग हाओ दोनों तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्य थे, फिर भी ब्लड ड्रैगन गांव को पूरी तरह से खत्म करना आसान काम नहीं था। अगर किंग रिवर टाउन और ब्लड ड्रैगन विलेज के बीच मुकाबला होता है, तो उसका शहर जीत जाएगा, लेकिन उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। किंग रिवर टाउन को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके बारे में सोचने के बाद ली यूनकी ने अपने दांत काटे और आखिरकार दृढ़ता से जवाब दिया, वरिष्ठ भाई डिंग, कृपया चिंता न करें। किंग रिवर टाउन सबसे मजबूत बलों के साथ पूरी ताकत से लड़ेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अध्याय 265 केवल विजेता की हंसी ही सुनी जा सकती है। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए ली यूनकी के कंधे को थपथपाया और कहा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किंग रिवर टाउन से सैनिकों को मदद के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। जब मैं ब्लड ड्रैगन विलेज के डाकू सरदार को मार दूंगा, तो तुम्हें बस उसके बाद की स्थिति से निपटना होगा। जब डिंग हाओ ने ली यूनकी के कंधों पर थपथपाया तो वह लगभग घबरा गया। जो कोई भी डिंग हाओ से परिचित था, वह जानता था कि डिंग हाओ सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ ऐसा करता था। पूरे ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स में सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें डिंग हाओ थपथपा सकता था, जैसे झोंग दाजुन, झांग फैन, फैंग तियानी। ये सिर्फ एक तरह की शान थी, क्योंकि ये दर्शाता था कि उस व्यक्ति ने ईस्टर्न एकेडमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स की पहली तलवार की मान्यता जीती थी। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा है। ब्लड ड्रैगन गांव के तीनों डाकू सरदार बहुत शक्तिशाली हैं। इसके अलावा उनके पास एक शिलालेखकर्ता भी है। उनका गांव दशकों से काम कर रहा था। उनके मवेशी एक अभेद्य किला है और ड्रैगन पूल और टाइगर डैन की तरह एक खतरे वाली जगह है। वरिष्ठ भाई डिंग आपकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। ली यूनकी बहुत उत्साहित थी। एक पल के लिए तो लड़के को लगा कि यह तो इसके लायक ही था कि पूरे ली परिवार के कुलीन वर्ग को भी चोट लग जाए। वह एक अदृश्य व्यक्तित्व आकर्षण था। यहां तक कि ली यूनकी को भी यह एहसास नहीं था कि तलवारबाजी की चाहत रखने वाले संप्रदाय के पिछले 2 महीनों में वह डिंग हाओ का एक वफादार प्रशंसक बन गया था। यह सिर्फ एक छोटा सा ब्लड ड्रैगन गांव है और यह खतरनाक नहीं है। यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ग्रामीणों को आपके लोगों से संपर्क करने दूंगा। जहां तक एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात है, हम तब तक इस पर चर्चा कर सकते हैं। यह तो बस एक छोटा सा ब्लड ड्रैगन गांव है। मुझे लगता है कि केवल वरिष्ठ भाई डिंग ही ऐसा कह सकते हैं। ली यूनकी को पता था कि डिंग हाओ लापरवाह व्यक्ति नहीं है। अगर उसने ऐसा कहा तो उसे आत्मविश्वास से लबरेज होना पड़ेगा। इसलिए उसने मनाना बंद कर दिया और सोचने लगा कि कैसे अपने पिता ली यंग को मनाए कि वह इस अवसर को न चूके। थोड़ी देर बाद डिंग हाओ को अचानक कुछ याद आया और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे चूंकि जूनियर भाई ली ने अभी अभी हमारा संप्रदाय छोड़ा है, क्या आप जानते हैं कि 5 अकादमियों के बीच दूसरी प्रतियोगिता के परिणाम क्या है? मैं आपको बताने की सोच रहा हूँ। आपकी अनुपस्थिति के कारण सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स में माननीय अलायंस ऑफ 7 के प्रमुख ली मुयुन ने आसानी से इस मैच का पहला स्थान प्राप्त कर लिया और लियांग फैक्सियू दूसरे स्थान पर रहे, इसलिए सेंट्रल एकेडमी ऑफ व्हाइट शर्ट्स सबसे बड़ी विजेता रही। हमारी अकादमी के वरिष्ठ भाई ली लैन ने तीसरा स्थान जीता। इस बारे में बात करते हुए यह अफसोस की बात थी। अगर ली लैन का मुकाबला सेमीफाइनल में ली मुयुन, उस कमबख्त मजबूत आदमी से नहीं होता, तो वह फाइनल में प्रवेश कर जाता। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। परिणाम मूलतः वही थे जैसा उन्होंने पहले अनुमान लगाया था। 5 अकादमियों में ली मुयुन की ताकत बहुत अधिक थी, और लियांग फेक्सियू अपने बड़े भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ली मुयुन ने स्वाभाविक रूप से चैंपियनशिप जीत ली। ये ली लैन का प्रदर्शन था जिसने डिंग हाओ को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। ली लैन ने पहले जो ताकत दिखाई थी, वह उत्तरी अकादमी की पीली शर्ट में लिन शिन और रेन शियाओयाओ के बराबर ही थी। वह सेमीफाइनल तक कैसे पहुंच सका?
क्या डिंग हाओ के चले जाने के बाद ली लैन की ताकत बढ़ गई थी। उत्तरी अकादमी ऑफ येलो शर्ट्स के सुंदर लड़के लिन शिन को चौथा स्थान मिला और मोटे आदमी रेन शियाओ को पांचवां स्थान मिला। वे दोनों पहले ही 6 छिद्रित मार्शल डिसिपल दायरे के दायरे में पहुंच चुके थे। इसके अलावा दक्षिणी अकादमी ऑफ पर्पल शर्ट्स के क्रेजी कून लियू कून पिछली प्रतियोगिता के दौरान आश्चर्यजनक रूप से हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और छठा स्थान हासिल किया। यह अफवाह थी कि उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने मार्शल आर्ट्स के नशे में धुत होकर दक्षिणी अकादमी ऑफ पर्पल शर्ट्स में अपने छोटे समूह को भंग कर दिया और प्रसिद्धि और लाभ के लिए दक्षिणी अकादमी ऑफ पर्पल शर्ट्स के पहले शिष्य वांग शियाओशी के साथ प्रतिद्वंद्विता में प्रवेश करना बंद कर दिया। इसके अलावा पश्चिमी अकादमी ऑफ रेड शर्ट्स के पहले शिष्य ली कैनयांग ने क्षितिज पार किया और शीर्ष 15 में प्रवेश किया। शीर्ष 15 के अन्य सदस्य हमारे पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के मुरोग यानझी, यू जुएयाओ और फेंग तियानी थे। ली युनकी ने बिना किसी जल्दबाजी के डिंग हाओ को दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता के परिणामों की सूचना दी। जैसे ही डिंग हाओ ने सुना कि फेंग तियानी ने भी शीर्ष 15वें में प्रवेश किया है, डिंग हाओ उस लड़के के लिए खुश होने से खुद को रोक नहीं सका जो केवल अपनी तलवार के प्रति आसक्त था। पिछली बार जब वह पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले 5 अकादमियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया था तो उसने पहली बार फेंग तियानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तब से डिंग हाओ को पता था कि फेंग तियानी तलवार चलाने के लिए पैदा हुआ था। तलवारबाजी का अभ्यास करने में उसकी असाधारण प्रतिभा थी। अब वह आखिरकार अपने प्रयासों से शीर्ष 15 में प्रवेश करने में सक्षम था। यह 2 महीनों के लिए उसकी मेहनत का सबसे अच्छा इनाम था। हमारे अकादमी के लू पिंग फेई, बैंगनी शर्ट वाले दक्षिणी अकादमी के डोंग यी और ली बिंग, और पीली शर्ट वाले उत्तरी अकादमी के डिम्बो वज्रा जैसे कई अन्य नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। इसके विपरीत, जो पिछली प्रतियोगिता के दौरान जीते थे, वे इस बार अपनी लड़ाई हार गए। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। एक नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह लेती है। जब वह बात कर रहा था, ली युन की आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। मार्शल आर्ट का रास्ता बहुत क्रूर था। जब वे तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में शामिल हुए थे, तब उन शिष्यों में बहुत ताकत थी और इस तरह उन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी खुद की अकादमियों का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन 2 महीने से भी कम समय में वे नए शिष्यों से हार गए। उन पर प्रभामंडल धीरे धीरे मंद हो गया और उनकी जगह नए लोगों ने ले ली। डिंग हाओ ने इस बार दूसरी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ऐसी अफवाहें थीं कि डिंग हाओ जानता था कि वह पहला स्थान नहीं जीत सकता और ली मुयुन और लियांग फैक्सू के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करता। तथाकथित बंद दरवाजे प्रशिक्षण सिर्फ एक बहाना था। वह झिझक गया। विजेता की हंसी तो हमेशा सुनी जा सकती थी, लेकिन क्या किसी को हारने वालों के रोने की परवाह थी? डिंग हाओ से मिलने से पहले ली युनकी को भी संदेह था कि डिंग हाओ सिकुड़ गया है, लेकिन अब जब उसने डिंग हाओ को वैली विलेज में देखा तो सभी पहेलियां सुलझ गईं और अफवाहें बेबुनियाद थीं। डिंग हाओ के पास कुछ काम था, इसलिए वह प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सका। शायद, जैसा कि पूर्वी अकादमी के हरे शर्ट वाले कई शिष्यों ने, जो डिंग हाओ की प्रशंसा करते थे, जोर देकर कहा था कि 5 अकादमियों की प्रतियोगिता अब डिंग हाओ के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं थी। ली युनकी ने डिंग हाओ को कुछ नए नाम बताए। वे सभी नए खिलाड़ी थे जो दूसरी प्रतियोगिता में प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन डिंग हाओ ने उनके बारे में कभी नहीं सुना था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। वे कुछ देर तक बातें करते रहे। जब ली युनकी ने पाया कि डिंग हाओ अब और बात नहीं कर रहा है, तो उसने डिंग हाओ से कहा कि वह जाना चाहता है। डिंग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, गाओ जुएर अभी भी जवान है। वह शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा, उसके पास मार्शल आर्ट में अच्छी प्रतिभा है। मैं उसे हमारे संप्रदाय में शामिल होने की सिफारिश करने जा रहा हूं, इसलिए कृपया अपने भाई से कहें कि वह मेरी खातिर उसे जाने दे। ली युनकी ने कहा, अब जब सीनियर भाई डिंग उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो हम निश्चित रूप से आपकी इच्छा के अनुसार काम करेंगे। वापस जाने के बाद, मैं तुरंत अपने भाई को अपना विचार छोड़ने दूंगा। धन्यवाद, डिंग हाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि दूसरों को पता चले कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए कृपया जूनियर भाई ली इसे मेरे लिए गुप्त रखें। हवा और बर्फ बढ़ती जा रही थी, उत्तरी हवा सीटी बजा रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर चाकू घोंपे जा रहे हों।
सुझाव: चीनी लोगों के लिए सर्दियां उत्तर पश्चिमी हवा के साथ आती हैं। चीन में उत्तरी हवा या पश्चिमी हवा इंग्लैंड में पूर्वी हवा की तरह होती है। पत्थर की इमारत के सामने हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था, चाहे वे किंग रिवर टाउन के घमंडी ली यूनियन के योद्धा हो या गाओ फेंग, गाओ लिन और वैली विलेज के दूसरे लोग। उनके कंधों और सिर पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उन्होंने बर्फ नहीं हटाई। उनका मूड ठीक नहीं था। पत्थर की इमारत में सभी लोग दो किशोरों के बीच बातचीत का इंतजार कर रहे थे। निस्संदेह ये बातचीत गाओजुएर और यहां तक कि वैली गांव के भाग्य का निर्धारण करेगी।